नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है। इसमें एक लड़की होती है जो अपने हाथ की नस काट देती है और नस काटने के बाद जब उस जगह पे यानी उस घर में जहाँ पर वो रहती है, उस परिवार के लोगों को जब ये पता चलता है कि उस लड़की ने नस काटा है, तो वो वाकई हैरान हो जाते हैं। उस लड़की को आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर उसकी हालत को बहुत गंभीर बताता है। अब चूँकि मामला सीधा-सीधा नस कटने का था, आत्महत्या का था, तो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, तो जो लड़की सच्चाई बताती है, उसको सुनने के बाद वाक़ई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग सन्न रह जाते हैं। कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो माँ-बाप का होता है और वाक़ई अगर वही शर्मसार हो जाए तो कोई भी परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा कि आखिर कैसे किया जाए। जो लड़की कहानी बताती है, उस कहानी को सुन कर के सभी लोगों की रूह काँप जाती है। तो चलिए, क्या लड़की वो बताती है और क्यों उसने नस काटी थी, क्यों वो मरने के लिए उतारू हुई थी, इस कहानी में परत दर परत हम समझते हैं। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, प्रतिदिन की तरह जितने भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वारदात तक के परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो पे 300 लाइक कर देंगे। मैं ज़्यादा कुछ तो मांगता नहीं हूँ, बस एक लाइक के लिए ही बोलता हूँ। अगर कहते हैं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो आप लोग उम्मीद है कि 300 लाइक कर ही देंगे। पिछली वाली वीडियो पे आप लोगों ने भर-भर के प्यार दिया था। मैंने 200 एप्रॉक्स लाइक बोला था। आप लोगों ने उस वीडियो पे 500 के करीब लाइक दिया था। अभी उस पे लाइक बढ़ता ही जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो पे भी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी के लास्ट में जितने भी हमारे कुछ भाई हैं, जो बहन है, इन लोगों ने कमेंट किया है, मैं प्रतिदिन की तरह उनके कमेंट भी इस वीडियो में पढ़ूंगा। आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किसका जन्मदिन है, कौन कहाँ से कमेंट करता है, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। एक परिवार में सारी चीज़ें शेयर ही की जाती है, इसीलिए मैं आप लोगों को परिवार की तरह ही मानता हूँ, क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता बस हूँ, एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ, बाकी तो मालिक आप ही लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो आज की कहानी है कानपुर की है। कानपुर में एक जगह लगती है, अ, कानपुर में एक जगह लगती है और मैं वहाँ का नाम नहीं लूँगा, बस इतना आप लोगों को बता सकता हूँ कि वहाँ पर एक यतीम खाना है और उसी यतीम खाने में एक अनाथ आश्रम है। अनाथ आश्रम यानी यतीम खाना यानी अनाथ आश्रम, मैं उसी को कह रहा हूँ। उसी में एक रहने वाली लड़की जिसका नाम फातिमा होता है। फातिमा जो कि बदला हुआ नाम है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई ओरिजिनल नाम हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट एड्रेस भी नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसके लिए। जो फातिमा नाम की लड़की है वो बेहद अच्छी थी। उसकी उम्र 14 साल होती है। एक परिवार होता है। आमतौर पे आप लोगों को पता है कि जिसकी औलाद नहीं होती है वो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाते हैं और वहाँ से गोद लेते हैं। अब इस फातिमा नाम की लड़की को भी एक शख्स गोद लेता है, जिस शख्स का नाम होता है शेखर। शेखर और उसकी पत्नी होती है सबीना। ये दो लोग हैं। इन दोनों लोगों की कोई भी बेटी नहीं है। इनके दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम सुहेल है और दूसरे बेटे का नाम समीर है। ये दोनों बेटे, जिसकी उम्र एक की 19 साल है और एक की 17 साल है। अब इनकी कोई बेटी नहीं है, तो ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर भी बेटी होती तो हम भी अपनी बेटी का निकाह करते और बहुत धूमधाम से उसकी शादी करते। बेटे तो थे लेकिन बेटी नहीं थी, इस बात का उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो बस एक बेटी की। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बेटी को गोद ले लिया जाए, जिससे उसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। अब ये सोच करके वो बेटी को गोद लेते हैं और जाते हैं, तो उस वहाँ पर सबीना माफ़ी चाहते हैं, जो फातिमा है, फातिमा को देखते हैं और फातिमा को गोद ले लेते हैं। फातिमा घर आती है। पहले तो वहाँ पर जहाँ पर रहती है वहाँ पर उसके सारे दोस्त थे, उसकी टीचर थी, जो उसके गार्जियन स्वरूप वहाँ पे लोग थे, वो सभी लोग थे। अब इधर जो लड़की है जब नए घर में आती है तो वो
उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, वक्त गुजरता रहता है, कुछ समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ लगभग जब 6 महीने का समय बीतता है तो ये जो बड़ा भाई है जो समीर है, समीर की कहीं ना कहीं निगाहें गंदी होती जा रही थी। जब भी फातिमा नहाती थी तो उसको छुप छुप के देखता था वो, जब वो कपड़े बदलती थी तब छुप छुप के देखता था। अब कहीं ना कहीं जब उसकी नीयत जब बिगड़ने लगती है तो एक दिन पीछे से उसको पकड़ लेता है। जब वो नहा रही होती है तभी उसको जाता है, और अब एक छोटी सी लड़की है तो अब उसको क्या ही पता है, लेकिन जाता है जब उसको पीछे से पकड़ता है तो फिर वो तो पहले झटकाती है, धकेलती है उसको, लेकिन वो हटता नहीं है। अब हटने का जब नाम नहीं ले रहा है, जब उसको परेशान कर रहा है तो वो जब परेशान होती है तो चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी बोलती है। लेकिन अब जब इसी वजह से डर जाता है जो समीर है और वहां से भाग जाता है। भाग करके वो सीधा जाता है अपने छोटे भाई के यहाँ और फिर जा करके अपने छोटे भाई को सारी बात बताता है। छोटा भाई भी कहता है कि हाँ मुझे भी तो वो अच्छी लगती है, और कौन सी अपनी सगी बहन है तो वो अनाथ है, तो उसके लिए बोलने वाला मुझे कौन, हम लोगों को कौन है। अब यही सोच करके वो दोनों भाई उस लड़की को अगले दिन जब उसके माता पिता नहीं होते हैं, माँ कहीं बाहर गई होती है और पिता ऑफिस गए होते हैं, वो दोनों भाई जब वो नहा रही होती है तो फिर जाते हैं और उसको पूरे नग्न बदन में ही उठा करके बिस्तर पे लाते हैं। और बिस्तर पर लाने के बाद दोनों भाई बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। एक भाई यानी जो बड़ा भाई समीर उसके साथ रेप कर रहा था, तो फिर छोटा भाई जो था सुहेल वो उसकी वीडियो बनाता, और जब छोटा भाई करता सुहेल यानी जब करता तो फिर समीर उसकी वीडियो बनाता। अब ये जो वीडियो बनाने का सिलसिला है ये काफी देर तक चलता है, और जो संबंध बनाने का सिलसिला है उस दिन उस लड़की के साथ पूरे दिन दरिंदगी हुई, पूरे दिन उस लड़की के साथ रेप किया गया। तो ये 14 साल की लड़की जिसके साथ पूरी जिल्लत भरी जिंदगी वो झेल रही थी उस टाइम, उस लड़की को जब खुद को संभालती है, जब उसकी माँ आती है तो उससे पहले वो जब पूछती है कि फातिमा कहाँ है, तो वो जो लड़की है वो वहां पर थी ही नहीं, वो वहां से भाग चुकी थी। यानी कि जब वो लड़की वहां से निकल करके किसी तरह जब उसको अपने भाइयों के चंगुल से छूटती है, भाई क्या वो दरिंदे है, दरिंदों के जब चंगुल से छूटती है तो फिर वहां से सीधा भाग करके अनाथ आश्रम पहुंचती है। जब अनाथ आश्रम पहुंचती है तो फिर वहां पर सारी बातें अपनी जो मैडम है उनको बताती है, और बताने के बाद जब ये बात उसकी मैडम को पता चलती है तो वाकई एकदम गुस्से में होती है, और गुस्से में तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करती हैं। और फ़ोन करने के बाद उस लड़की की जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है तो फिर जो पुलिस के जो अधिकारी थे वो पूछते हैं उस लड़की से, तो सारी बातें वो बताती हैं। बताने के बाद फिर जब जाते हैं उस औरत के घर पे जिन लोगों ने उसे गोद लिया था, तो जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पैसे का रौब दिखाते हैं और सोचते हैं कि मामले को पैसे से दबा दिया जाए। लेकिन जो वहाँ के अधिकारी थे वो काफ़ी अच्छे थे, सज्जन थे, जिन्होंने इस बात को पैसे में नहीं तौला, बल्कि उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी तक लड़ाई लड़ी, और उसके उन लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में FIR लिखी गई, उन माता पिता के खिलाफ भी, और उस दोनों भाइयों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत तमाम धाराएं लगाई गई। और अभी जो दोनों भाई हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। उम्मीद है कि आप ये अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। आज की कहानी में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई होगी, क्योंकि थोड़ा सा सिर में दर्द है, तो हो सकता है कहानी सही से मैं बोल नहीं पाया होगा, या तो फिर आप लोगों को पसंद नहीं आएगी। मैं अगर आप लोगों को कहानी अगर पसंद अगर नहीं आती, बोलने का तरीका नहीं पसंद आता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं बस आप लोगों के लिए बस यहाँ पर किसी तरह बैठा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों तक जो मैं कहानी पहुँचाता हूँ उस कहानी का सिलसिला रुके, इसीलिए मैं आप लोगों तक यहाँ पर बैठा हूँ। तो चलिए आज का जो सिलसिला है कमेंट वाला वो शुरू करते हैं। और पहले नंबर पे है संजू पंडित जी, और फिर है रामू कुमार है, और फिर अगले नंबर पे है जीपी सिंह, फिर है इमरान खान। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से
शुक्रिया कि आप लोग कमेंट करते हैं, और मैं आप लोगों के कमेंट देख देख कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग कमेंट करते हैं। मैं आप लोगों का सदैव आभारी रहूँगा। आप उम्मीद है कि आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। अगले नंबर पे है प्रकाश सिंह, फिर है विमलेश शर्मा। इन्होंने कहा है कि शराब की कहानी बहुत अच्छी, यानी मैंने एक शराब की कहानी सुनाई थी तो उनको ये कहानी अच्छी लगी। फिर अगले नंबर पे सुरेश सिंह, फिर है कृष्ण कुमार सिन्हा, फिर अगले नंबर पे है विश्वनाथ राठौर, और फिर है जयंत अनुपम। इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा कमेंट किया है, इन्होंने बहुत लंबा कमेंट किया है, जिनमें मैं आप लोगों को भी कुछ बता नहीं सकता है क्योंकि बहुत कमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। मैं हो सकता है तो पॉसिबल होगा तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा। फिर है सुखा सिंह है, फिर रूपाल सिंह है, और फिर अगले नंबर पे है देवेंद्र केसरी, फिर अगले नंबर पे है श्याम सिंह। आप सभी लोगों को, जिन लोगों का मैंने कमेंट नहीं पढ़ा, मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूं। जिन लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा, मैं आप सभी लोगों को, और जिन लोगों का नहीं भी पढ़ पाया, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप लोगों का कर्जदार रहूँगा कि आप लोग इतने कमेंट करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, देख करके काफ़ी उत्साह मिलता है। और मैं आप इसी बदौलत, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तबीयत खराब होने के बाद भी। इससे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।